सुनिए जरा। मौजूद है आलमबाग पे। आपको पता चले पूर्व मेयर सविता भाटिया यहाँ पे अपना मत देने आई हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आई हैं। आइए हम इससे बात करते हैं। मैम, आज आप वोट देने आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज का वोट पहले हम वोट डालने हमेशा आते हैं। हमारा कर्तव्य है वोट डालना, हमारे संस्कार हैं, हमारी उपलब्धियां हैं, तो हम वोट डालने हमेशा आते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव पहले के चुनाव से अलग है। एक तरफा वोट पड़ रहा है। मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। बिल्कुल 400 पार, उससे जितना हमने लक्ष्य लिया है उससे कहीं ज़्यादा हमें मिल रहा है। मैम, आप बाहर से आई हैं यहाँ वोट केवल वोट देने, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छे से जीतेगी बीजेपी इस बार। क्या लगता है बीजेपी 400 पार? काम तो बहुत अच्छा किया है और काम दिखा भी है। और मैं तो किसी फैमिली से आती हूँ तो मैंने तो बहुत क्लोजली देखा है काम किस तरीके से होता है। कनाडा में आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मास कम्युनिकेशन। अच्छा, तो यहाँ पे केवल वोट ही डालने आई थी कनाडा से? हाँ जी, मतलब वोट डालने में पहली बार आपका वोट पड़ा है? पहली बार सेंट्रल इलेक्शन। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है और अपने प्रधानमंत्री जी पुनः वापसी की ओर है और हैट्रिक लगाएंगे इस बार और 400 पार। आप देख सकते हैं यहाँ पे सविता भाटिया का पूरा परिवार है। वो स्वयं कह रहे हैं कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इंडियन न्यूज़ से संजय तिवारी, लखनऊ। तो संयुक्ता भाटिया को आप सुन रहे थे, जो लखनऊ की पूर्व महापौर हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। चूंकि आज लखनऊ में भी वोटिंग हो रही है। यूपी की 14 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसमें लखनऊ है, मोहनलालगंज की सीट भी है और कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, वो दांव पर लग जाएगी। चूंकि इसमें राहुल गांधी भी हैं, इसमें रायबरेली की सीट भी है और अमेठी की सीट भी है। अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी से हैं, तो उधर अमेठी में इस बार कोई भी गांधी परिवार से चुनाव नहीं लड़ रहा है। लेकिन रायबरेली ज़रूर पहुंच गए हैं राहुल गांधी। तो रायबरेली में राहुल गांधी की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। ऐसी 14 सीटें जिन पर आज उत्तर प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं और तकरीबन 40% के आसपास 1 बजे तक की वोटिंग का आंकड़ा अभी तक सामने आया है। अलग अलग सीटों का आंकड़ा भी आपको हम लगातार ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं और साथ ही प्रत्याशी भी बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से प्रत्याशी कहां पर मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मनीष अग्रवाल हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक रोशन जमीर खान जी हमारे साथ हैं। रोशन जमीर खान जी, आपका स्वागत है। और विनम्र सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विनम्र सिंह जी, आपका स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। अभी 1 बजे तक का आंकड़ा सर मेरे पास आया वोटिंग का, लगभग 40% हम इसको मान सकते हैं। कैसे वोटिंग के इस परसेंटेज को देख रहे हैं इस चरण में आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, बोलिए, आ रही है आवाज। और आज भी मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज उतना ही रहेगा जैसे 2019 के चुनाव में था। कोई असामान्य बदलाव नहीं दिख रहा है अभी। लेकिन हमें इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है। विपक्ष भी कोई नया वोटर निकालने में कामयाब नहीं रहा है। और भाजपा जिन जिन सीटों पे जीती थी चुनाव, जैसे आज भी जो 14 सीटें चुनाव में, उसमें एक रायबरेली को छोड़ के भाजपा का विनिंग मार्जिन जो था 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, इस तरीके के विनिंग मार्जिन की सीट्स को अगर विपक्ष जीतना चाहता है तो एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे वोटिंग परसेंटेज में बदलाव आना चाहिए। कोई बड़ा वोटर निकलना चाहिए था इतने बड़े जनाधार को बदलने के लिए। दूसरी चीज, अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है आजाद भारत के चुनाव में जहां पे कांग्रेस का कोई प्रत्याशी रायबरेली या अमेठी में पोलिंग के दिन मौजूद है। राहुल गांधी भी आज स्वयं मौजूद है। तो इससे आप थोड़ी सी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उन्हें ये चुनाव कितनी गंभीरता से लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि 80 में से 17 सीटों पे जहां कांग्रेस लड़ रही है, क्या वहां कांग्रेस के इस प्रथम परिवार ने ऐसे ही पार्टिसिपेट करा है चुनाव में? क्या हर सीटों पे ये ऐसे गए हैं? तो इनका दायित्व इन्हीं 2 सीटों पे नहीं रह जाता। ये देश के सबसे बड़ी विपक्ष है, इन्हें सब सीट पे ऐसे ही जाके कैंपेनिंग करनी चाहिए, तभी कुछ बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करी जा सकती है। अभी तो ये लगता है कि सिर्फ रायबरेली को बचाने के लिए ही ये सारी कवायद करी जा रही है और बाकी किसी सीट पे इन्होंने कोई ऐसा प्रभाव छोड़ने की कोशिश नहीं करी है।
और मुझे उम्मीद है कि रायबरेली की सीट पे हो सकता है कांग्रेस ये रिटेन करके ले जाए। लेकिन आप देखिए 14 से 19 आते आते 3 लाख का मार्जिन 1.5 लाख हो गया था, फिर 80% के वोट 55% हो गए थे। तो अगर इस बार ये 10-20-25 हजार की जीत होती है तो बड़े नेताओं की ये जीत नहीं कही जाती। दूसरी चीज, बड़ा नेता जब एक सीट पे लड़ता है तो आसपास की 5-10 सीटों पर भी इम्पैक्ट करता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जब वाराणसी लड़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरे पूर्वांचल पे आता है। बड़ा नेता एक सीट पे केंद्रित होकर नहीं लड़ता। वैसी कोई लहर नहीं दिख रही कि राहुल गांधी जी अगर अमेठी या रायबरेली लड़ रहे हैं तो उसके पास की सीटों पे कांग्रेस को एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने के लिए तैयार है। तो हमें ये देखना होगा कि ये कैसे चुनाव शेप लेता है, लेकिन अभी ये लग रहा है कि भाजपा की स्थिति अच्छी है। ठीक है, मैं आप ही की बात को लेकर आगे रोशन जमीर जी आपके पास आ रहा हूं। जो अभी मनीष जी ने कहा, सोनिया गांधी रायबरेली में जाकर कहते हैं मैं अपना बेटा सौंप रही हूं, बाकी सीटें क्या कांग्रेस पार्टी के लिए उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी जिनमें सोनिया गांधी जा सकती थी? आपकी आवाज सर नहीं आ रही, आप शायद म्यूट हैं। पराग जी, सबसे पहले तो प्राइम न्यूज के तमाम दर्शकों को, हमारे साथी जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और आप सबका सर आप इंडिया न्यूज में बैठे हैं इस वक्त? जी जी, इंडिया न्यूज, सॉरी जी। तो तमाम दर्शकों को मेरा नमन। अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि अमेठी से राहुल जी की सीट को बड़ी प्रतिष्ठित माना जा रहा है और भी जो 16 सीटें हैं वहां पर कांग्रेस को देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जो दिख रही है उसमें एक बार 2014 और 2019 के चुनाव को अगर मद्देनजर हम देखें तो उसमें एक जोश था, एक लहर सी थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उसको कोई माने या ना माने, मुद्दे एकदम नेपथ्य में चले गए थे, कहीं से कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम ही पर्याप्त था। इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जब हम देखते हैं तो विपक्ष के पास तो मुद्दे वैसे भी नहीं थे, या उन मुद्दों को उठाने में वो असक्षम था, ये कह लीजिए। मुद्दे ऐसा नहीं था कि मुद्दे होते नहीं है, लेकिन विपक्ष उनको उतने तरीके से उठा नहीं पा रहा था। लेकिन जो बदलाव इसमें मुझे दिखाई पड़ता है वो ये है कि जो मोदी मैजिक फैक्टर था वो हर जगह से गायब है। पूरे इंडिया में, पूरी यूपी की तो बात छोड़ दी, पूरे इंडिया में जो है मोदी मैजिक नाम का जो फैक्टर था वो गायब है। और उसकी वजह से जो, चूंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का जो क्रेडिट जाता है वो मोदी साहब को ही जाता है। आप ध्यान दें कि 2014 के इलेक्शन से पहले हम लोग जब वोटिंग पे चर्चा करते थे तो 52%, 54%, 55% की वोटिंग हुआ करती थी। ये होता था कि सामान्य मतदान अच्छा हुआ है। लेकिन 2014 में मोदी साहब ने एक नया ट्रेंड शुरू किया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की और उनकी अपील को जनता ने बड़ी सीरियसली लिया और बड़ी तादाद में युवक जो है वो वोटिंग करने आए, जो है उस पे क्या कहते हैं, बूथ पे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि और वो उछाल थोड़ा बहुत नहीं था, 15 से 18%, 20% तक उछाल आया, 75% तक, 80% तक मतदान हुआ। सवाल इस बात का है कि अगर वो मतदान का प्रतिशत, सारे साथी लगभग मान रहे हैं कि पिछले चुनाव की तुलना में कुछ ना कुछ तो डाउन जा ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं है। अगर मतदान के बढ़ने का क्रेडिट मोदी साहब को जाता है तो अगर मतदान उतने प्रतिशत घट रहा है तो निश्चित तौर से ये भी तो उन्हीं को डिक्रेडिट जाएगा उसका। एक चीज। दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से एक नैरेटिव उनका रहा है कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ते हैं। वो प्रत्याशियों पर बहुत मेहनत नहीं करते। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी टिकट मिल जाएगा वो निश्चित तौर से एक विजय की गारंटी है। कारण यह है कि मतदाता भारतीय जनता पार्टी का वो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर वोट करता है। लगभग 80% मतदाता ऐसे हैं जी। तो वो उम्मीदवारों की काबिलियत, उनकी नाकाबिलियत पर ज्यादा फोकस नहीं करते। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल फोकस नहीं करते, कुछ क्षेत्रों में करते भी हैं, लेकिन ज्यादातर वो प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर, उनके नेतृत्व पर ही वोट करते आए हैं। अब सवाल इस बात का है 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का ही व्यक्तित्व, उसका जादू नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने बयान आप देखेंगे प्रथम चरण से लेकर आज 5वें चरण तक के बीच में, तो उन्हें कहीं से भी
जितने बड़े लोकतंत्र के वो महानायक हैं, इस भारतीय देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, उनके जैसे विराट व्यक्तित्व के मुंह से उस स्तर के बयान शोभा नहीं देते। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बदलाव के संकेत है, मैं जहां तक समझ पाता। चलिए विनम्र सेन जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। 14 में से 13 सीटें बीजेपी ने 19 में जीती। अब रायबरेली सीट अब राहुल गांधी वहां से लड़ रहे हैं, पहले सोनिया गांधी थी। उस सीट को बचाने के लिए भी सोनिया गांधी तक देखिए आई, बाकी सीटों पर वो भले ही ना गई हों, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा रायबरेली जाकर कि अपना बेटा सौंप रही हूं। तो क्या ये बड़ी चुनौती अब बीजेपी के पास इन 14 सीटों पर आप देख रहे हैं कि 13 को बचाना है और 14वीं को जीतना है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये चुनौती कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से देखनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी ने अपने को उस चुनौती में पहले से ही 20 रखा हुआ है, आगे रेस में आगे है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से काबिज है। उन 13 सीटों पर अगर आज आप घूम के देखें, उत्तर प्रदेश में जो 14 सीटों पर चुनाव है, उन पर कमोबेश उन 13 सीट पर आज चुनाव के दिन भी भाजपा आगे है। इसलिए आगे है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो लोग चढ़ बढ़ कर परसेंटेज बढ़ता और लोगों को दिखाई पड़ता, आपको हमको दिखाई पड़ता कि वोट तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब यानी वर्तमान सांसद के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसा रुख कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ता है इन 13 सीट पे। सवाल यह है 14वीं सीट पर वो जो प्रयत्न कांग्रेस पार्टी का जारी, भारतीय जनता पार्टी का जारी है राहुल गांधी को यहां भी घेरने का, एक तरह से आप इसको, आपने अभी अपने रिपोर्ट में इस बात को कहा भी कि विगत कई वर्षों में, कई दशकों में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि वोटिंग के दिन गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहा हो। ये मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लहर का ही प्रभाव है कि उनको भीतर से कहीं ना कहीं ये भय है कि कहीं अमेठी की तरह से वो स्मृति ईरानी ने जिस तरह पटकनी दी, उसी तरह से कहीं गुपचुप में दिनेश प्रताप सिंह भी पटकनी न दे जाएं, इसलिए वो सतर्क है। हालांकि ये इसमें कहीं दो राय नहीं कि वर्तमान जो अभी दिखाई पड़ रहा है उसमें राहुल गांधी रायबरेली में कंफर्टेबल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके मानस पर कैसा झटका पड़ा है आप देखिए, आप उनके मस्तिष्क पर कैसा झटका पड़ा है कि वो मजबूर है अपने रायबरेली को में घूमने के लिए आसपास के चाहते तो किसी दूसरे क्षेत्र में, जैसे आप देखिए आपके चैनल पर अभी दिखा रहा था योगी आदित्यनाथ लखनऊ जहां रहते हैं, सीएम आवास है, रायबरेली जैसी हॉट सीट, अमेठी जैसी हॉट सीट, और कौशल किशोर गोंडा, मतलब तमाम बड़े बड़े नेता इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, 5वें चरण में। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहाँ है? हरियाणा में जाकर प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी के पास भी कई मीटिंग लगी होगी, वो रद्द करके वो रायबरेली में रहकर चुनाव लड़ना चाहे आज के दिन कम से कम। ये भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मैं समझता हूं कि एक बड़ी जीत है और एक बड़ा संदेश है कि कांग्रेस विपक्ष टीवी पर चाहे कितना भी कहे जुड़ाए कि 400 नहीं आ रहा है, 300 नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से 150 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। राहुल गांधी कितनी बार भी कहें, लेकिन हृदय तो उनका भी जानता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अभी भी चढ़ा हुआ है, वह गिरने का नाम नहीं ले रहा। कम से कम उत्तर प्रदेश पर तो यह बात लागू होती ही है। आप देखिए, अच्छा एक दृष्टि से और महागठबंधन की दृष्टि से आप देखें तो एक दृष्टि आप 2019 का चुनाव देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन से ज्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत गठबंधन था पिछली बार, ध्यान हो आपको, बसपा और सपा का गठबंधन था। तब जब इतनी कंफर्टेबली 63 सीट पा गई भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस 5वें चरण का जो ये भाजपा का के दृष्टि से 5वां चरण की सीटें बहुत ही मजबूत सीटें हैं। आप देखिए गोंडा को देखिए, ब्रजभूषण शरण की सीट है, आप उसके लखनऊ देखिए, राजनाथ सिंह बहुत कंफर्टेबल है। आप देखिए अमेठी में हाँ, एक हफ्ते पहले तक स्मृति ईरानी के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन इधर एक हफ्ते के बीच में वो भी बहुत कंफर्टेबल हो गई। तमाम ऐसी दृष्टि से आप देख सकते हैं, ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय कौशल किशोर को देखिए, ये सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा के प्रत्याशी स्वयं, हाँ ये बात अभी पूर्व वक्ता की बिल्कुल सही मुझे लगी कि भारतीय जनता पार्टी का आधा काम मोदी का नाम कर देता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मोदी का, और उत्तर प्रदेश पर अगर बात करें तो मोदी का नाम और योगी का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का 90% काम कर दे रहा है। अब इसको आप लोकतंत्र की दृष्टि से हानिकारक समझें
या लाभदायक समझे, ये अलग डिबेट का मतलब, ये अलग डिबेट का विषय है। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं कि मोदी का मैजिक आज भी उसी तरह से कायम दिखाई पड़ रहा है, कम से कम इस 5वें चरण के चुनाव। ठीक है, मैं इसी बात को लेकर मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो हर जगह चले जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, और उधर विपक्ष के नेता ये भी कहते हैं कि साहब ये तो मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत जाते हैं, उनके प्रत्याशी किसी को भी आप खड़ा करते हैं। तो क्या ये मोदी की मेहनत का ही नतीजा है, या फिर मोदी के जगह जगह घूमने का ही नतीजा है कि उनके चेहरे पर ही वोट मिल जा रहा है, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो? अगर ऐसी मेहनत राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने की होती, शायद उनके चेहरे पर भी वोट मिलता। मनीष जी देखिए, अभी तक पराग जी, कांग्रेस को भी गांधी परिवार के चेहरे पे ही वोट मिलता था ना, गांधी परिवार के नाम से ही वोट मिलता था। ये पहली बार ऐसा होगा अगर भाजपा इस चुनाव में जैसा कह रहे हैं वैसा जीतती है कि इतने बड़े समय के लिए गांधी परिवार जो है सत्ता से बाहर हो जाएगा, रीजनल पार्टीज गांधी परिवार पे हावी होने लगेंगी। अभी तक रीजनल पार्टीज को लगता था कि कांग्रेस 150-200 सीट ले आएगी, हम सब मिलके सरकारें बना लेते हैं, जैसे 2004 से 14 में बनी। लेकिन मुझे लगता है कि यूपी में जितनी सीटें हैं इतनी सीटें भी कांग्रेस इस बार भी नहीं पा पाएगी। तब ये इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने एक रैली में बोला था कि कांग्रेस इस बार 40 पार भी नहीं जा रही है, जबकि वो इंडिया गठबंधन की सहयोगी है। तो ये जो एनालिसिस है ये विपक्ष को जरूर करना पड़ेगा। हाँ, भाजपा को प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे वोट मिलता है, योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे वोट मिलता है, उनके कामों पे वोट मिलता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत पे वोट मिलता है, संगठन पे वोट मिलता है। वो लोग इसको पार्ट टाइम जॉब के रूप में नहीं करते हैं, 24 घंटे के रूप में राजनीति को करते हैं, जो कि हमें करना चाहिए अगर हम एक कुशल राजनेता बनना चाहते हैं। इलेक्शन से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले जागना, रायबरेली में लास्ट दिन आके नॉमिनेशन फाइल करना, ये किस तरीके की चीजें हैं? बसपा और सपा ने तो मुझे लगता है इस बार एक रिकॉर्ड बना दिया है कैंडिडेट्स बदलने का यूपी में, कि आखिरी दिन तक की कैंडिडेट को यही नहीं मालूम होता था कि क्या मैं वाकई में चुनाव लड़ रहा हूँ। कार्यकर्ताओं को ये नहीं मालूम होता था कि हमारे लिए कौन चुनाव लड़ रहा है। जब डेट खत्म हो जाती थी तब उन्हें लगता था कि हाँ अब ये फाइनल कैंडिडेट है हमारा। इस तरीके का बदलाव देखिए, बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी करी 2014 में। 1000-2000 वोट भी जहां थे उन जातियों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा। 19 में उन्होंने उसे रिपीट करा। इस बार विपक्ष ने 24 में उसकी सोशल इंजीनियरिंग को कॉपी करने की कोशिश करी है। आप देखिए विपक्ष अल्पसंख्यकों में मुसलमानों का कितना नाम लेता है, लेकिन उसने कितने प्रतिशत टिकट मुसलमानों को दिए? आज की मिला के अगर 41 सीटें जो विपक्ष के पास बची है, 1 टिकट मुसलमान को दिया है। तो वो लोग भी इस बार इसी पैटर्न पे आ गए कि जहां पे जो जाति ज्यादा है हम उसको वोट देंगे। लेकिन बीजेपी ने 14 से 19 में और 19 से 24 में जो ट्रांसफॉर्मेशन करी, उन्होंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन करी? एक लाभार्थी नाम का सेगमेंट अपने वोटर्स में ऐड करा, जो कास्ट, क्रीड, रिलीजन छोड़ के वोट करता है, जिसको पेंशन मिल रही है, जिसको आवास मिल रहा है, जिसको गैस मिल रही है, जिसको ट्रिपल तलाक का बेनिफिट मिल रहा है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव के कारण रहने में आसानी हो रही है, सुरक्षा की भावना हो रही है। वो वोटर जो वोट करने जा रहा है वो कोर वोटर में ऐड होता है। यही चीज विपक्ष अभी नहीं समझ रहा है। वो ये देख रहा है पोलिंग परसेंटेज एक ही हो रही है और कोई नया बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन उनका जो कोर वोटर शिफ्ट हो रहा है, 8 से 10% वोटर यूपी में यादव और मुसलमान वोटर भाजपा में शिफ्ट हो गया है। यही इन 10 सालों की राजनीति का बदलाव है कि वोट तो उतना ही पड़ रहे हैं, लेकिन 14, 19 और अब आप 24 पे देखिएगा भाजपा का परसेंटेज बढ़ रहा है, कांग्रेस का परसेंटेज वही रुका हुआ है। ऐसा नहीं है उनका मत प्रतिशत घट रहा है, लेकिन वो बढ़ा नहीं पा रहे, नए वोटर ऐड नहीं कर पा रहे हैं। इस बार की भी अगर आप वोटिंग पैटर्न की एनालिसिस करेंगे तो जितने वोट 19 में पड़े थे उतने ही 24 में पड़ रहे हैं। जो नए वोटर ऐड हुए हैं, जो नए वोटिंग में डेटा ऐड हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन अभी नहीं दिख रहा है। तो ये जो लाभार्थी नाम का वर्ग है, ये साइलेंट वोटर है। ये बीएसपी के वोट भी बीजेपी में ला रहा है, सपा के भी ला रहा है, कांग्रेस के भी ला रहा है, और उस डेंट का जब कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये कैंडिडेट जीत रहा है। और जब विपक्ष अपनी एनालिसिस करने जाता है, जैसे मायावती जी अब 12-13% पे आ गई है, किसी समय उनकी यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो उनका वोटर जो टैक्टिकल शिफ्ट कर रहा है वो सब जगह शिफ्ट कर रहा है, और इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है, और वो उस वोटर की एनालिसिस भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जो लाभार्थी है उसको जो मिल रहा है वो उससे सेटिस्फाइड है, और उसे ये मालूम है कि हमें सरकार से ये गारंटी है कि अब तक हमें मिला है, हमें डिलीवर हुआ है और हमें आगे भी डिलीवर होगा। थोड़ा वोटर के सेंटिमेंट्स को टच करने के लिए छोटी छोटी घटनाएं करनी पड़ती है। जैसे आप देखिए अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी जी ने अपना वोट खुद अमेठी में डाला है, और राहुल गांधी जी इस बार अपना वोट आम आदमी पार्टी को देंगे, क्योंकि जहां पे उनका वोट है वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। अब आप बताइए, जब वो वोट देके निकलेंगे, उनसे मीडिया पूछेगा आपने वोट किसको दिया, तो वो क्या कहेंगे?
ने कहना पड़ेगा मैंने अपना वोट आम आदमी पार्टी को दिया है। ये टैक्टिकल शिफ्ट है। ये थिंक टैंक को पोजीशनिंग करनी चाहिए कि हमारे इतने बड़े वोट नेता का अगर वोट ऐसे शिफ्ट हो रहा है तो छोटे कार्यकर्ताओं का कैसे शिफ्ट होगा, जिनके विरोध में आप जीत के आते, जिनके जो आपके विरोध में जीत के सरकार बनाते, आज आप अपना वोट भी उन्हें दे रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें जो है लोगों के दिमाग में घर करती हैं कि ये अपना वोट सेव नहीं कर पा रहे तो हमें क्या देंगे। इसलिए एनालिसिस को इन्हें ध्यान से करना चाहिए और इन्हें अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए कि कहां हमारा सेगमेंट जा रहा है। इनका सेगमेंट जा रहा है, बीजेपी के वोट में ऐड हो रहा है और उनके कैंडिडेट की विनेबिलिटी बढ़ रही है, उनका अंतर बढ़ रहा है, उनका मार्जिन बढ़ रहा है। ठीक है, मैं रोशन जमीर जी आपके पास सर आ रहा हूं, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है तो साहब रोष है सरकार के खिलाफ। देखिए बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और इसको बदलना चाहते हैं। वोटिंग का परसेंटेज कम होता था तो साहब ठीक है, संतुष्ट है, जैसा प्रत्याशी है जो चल रहा है, जो सरकार चल रही है उससे संतुष्ट है और जिसको मन किया वोट दे दिया, जिसका मन नहीं किया वो घर पे बैठा हुआ है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वोटिंग के परसेंटेज को हम कैसे देखें और क्या साइलेंट वोटर एक बड़ा रोल अदा करेगा 2024 के चुनाव में? क्या ये एक बड़ा सवाल हम इसे मान सकते हैं खान साहब? बिल्कुल पराग सर, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे भाई कह रहे थे कि एक बेनिफिशियरी का वर्ग जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के वोटर वर्ग में। बिल्कुल एग्रीड, बिल्कुल जो चीजें बात फैक्ट है तो फैक्ट है। दो चीजों पर मैं फोकस करना चाहूंगा। पहली चीज आप ये जान लें कि वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये सेकेंडरी मैटर पे आ जाते हैं। जैसा उन्होंने भी बताया कि कोई ऐसा वर्ग नहीं जनरेट हो रहा है जो एंटी इनकम्बेंसी होती तो बड़ा निकल के आता। मैं दो बातों का संज्ञान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं सारे लोगों को। 1966 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी थी तो एक क्रेज था उनके नाम पर। उसके बाद अगले चुनाव हुए तो और अच्छे परसेंटेज, 350 से ज्यादा की सीटें आ गई। उन्होंने फिर तीसरे टेन्योर के लिए दूसरे टेन्योर में 10 साल के अंतर पर 1975 और 76 में इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद जो चुनाव हुए जनता ने कोई घोषणा नहीं की, विपक्ष बहुत मजबूत नहीं था, कोई मुद्दे उसके पास नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कोई जरूरी नहीं है कि अनाउंस करके मतदाता आए। उसके बाद इंदिरा जी की हालत क्या हुई सबको पता है। इसी तरह से मनमोहन सिंह को 2004 में और 2009 में बढ़ते हुए क्रम में गया, खूब बढ़िया गया, 10 साल का समय जनता ने दिया। 2019 में क्या जनता ने कहीं रैली करके बताया था क्या कि मैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का शिकार हूं और जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आने? उन्होंने क्या किया, चुपचाप मतदान किया और रिकॉर्ड मतों से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई। 2014 के बाद से आप देखें लगातार वो उफान जारी रहा। 2019 में उससे भी ज्यादा मतों से विजयी हुए, ट्रेंड था। अब 10 साल पूरे होने के बाद अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि जो 18 वर्ष का आदमी पहली बार वोटिंग दिया था 2014 में और आज तक बड़ी खबर आ रही है, मैं माफी के साथ सर आपको रोक रहा हूं, कि 2000 मैं लौटूंगा आपके पास, यहीं से हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। माफी के साथ आपको ठोक रहा हूं। एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि 3 बजे तक का वोटिंग का परसेंटेज आ गया है। मोहनलालगंज में 51.08% वोटिंग हो गई है। अमेठी में 3 बजे तक 45.13% मतदान हो चुका है। रायबरेली में 3 बजे तक 47.83% वोटिंग हो चुकी है। जालौन में 3 बजे तक 46.22% मतदान हो चुका है। कौशाम्बी में 3 बजे तक 43.01% वोटिंग हो चुकी है। तो ये 3 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये 3 बजे तक का आंकड़ा जो आपको हम बता रहे थे अभी तक, जिसमें ओवरऑल लगभग 40% वोटिंग थी, लेकिन वोटिंग का परसेंटेज बढ़ चुका है 2 घंटे के बाद में। रोशन जमीर जी एक बार फिर से आप 2019 तक आप पहुंच गए थे।
चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास हम चलते हैं। रोशन जमीर जी, मैं चाहूंगा सर आप अपनी बात को पूरा करें। चलिए अब जाएंगे अपने मेहमानों के पास, लेकिन एक बार फिर से आप जरा आंकड़ा देखिए, अभी तक का परसेंटेज क्या है, 3 बजे तक का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है। तो ये 3 बजे तक का वोटिंग का परसेंटेज आपको बता रहे हैं, जो कि अब पहले से बढ़ चुका है। एक बार फिर से मेहमानों के पास हम चलते हैं। रोशन जमीर जी, आपको आवाज आ रही मेरी? सर मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें। आवाज आ रही है अब तक? जी 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 जी, इजाजत हो तो मैं कंटिन्यू करूं? जी सर जी। मैं एग्जांपल दे रहा था सर कि सन 2014 में जब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के 10 साल पूरे हो गए और चुनाव हुआ, तो जनता ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के नाम पर कोई कैंप नहीं लगाया, ना घोषित तौर से कोई युद्ध छेड़ा। लेकिन 2014 में भारी मतों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। ये सिलसिला बढ़ते हुए उम्मीदों के क्रम में 2019 में पिछले बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने छुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अब सवाल इस बात का है कि 10 साल का एक बड़ा कार्यकाल होता है। अगर उस दरमियान आपने जनता को कुछ ऐसा कुछ दिया है जो वो अविस्मरणीय हो, तब तो जनता कंटिन्यू करती है, नहीं तो 10 साल के बाद वो रिफॉर्म तो चाहती है ना। सवाल इस बात का है कि 2014 में जो वोटर पहली बार 18 साल की एज में वोटिंग करने गया होगा और आज तक 2 करोड़ रोजगार का झांसा देकर अगर उसे रोजगार नहीं मिला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि तीसरे टेन्योर में वही युवा आपको बता के जाएगा कि नहीं मैं आपका विरोध करने जा रहा हूं, वोट देने जा रहा हूं? वो तो साइलेंट वोटर है, वो विकल्प तो चुनेगा ना, वो तो ओवरेज होने के कगार पर पहुंच जाएगा। तो बेरोजगारी का मुद्दा जो है ये विपक्ष उठाने में असफल रहा और भारतीय जनता पार्टी ने अपने गढ़े हुए मुद्दों पर चुनाव हमेशा 2 चुनाव जीते, बीच में जो विधानसभा चुनाव हुए वो भी जीते। लेकिन जब कोई मुद्दा लगातार लोगों के पेट का सवाल आ जाता है, उनकी शिक्षा रोजगार का सवाल आ जाता है, तो जनता किसी मुद्दे को स्वतः भी ले लेती है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर सिर्फ बीजेपी के पक्ष में नहीं बल्कि बीजेपी के विरोध में भी हो सकता है। पथ में चले गए थे वो आज की डेट में प्रासंगिक हैं और इस पर जनता वोट दे रही है। ठीक है सर, थोड़ा सा समय की कमी है। विनम्र सेन जी, एक बहुत संक्षेप में रिएक्शन मैं चाहूंगा आपसे। सर आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, बोलिए। थोड़ा सा बस 1 मिनट का समय चाहूंगा। अभी रोशन जी की बात पर ही थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। हाँ। जैसा कि रोशन जी ने कहा कि 1975 का उदाहरण दिया इमरजेंसी के समय का, और उसके बाद 2014 का उदाहरण दिया। हाँ। और कहा कि जनता कोई कैंप नहीं लगाती। मैं बस थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ। हाँ। और याद दिलाना चाहता हूँ कि 1975 में 1974-75 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, और उस इमरजेंसी के कारण पूरे देश में कांग्रेस को छोड़कर जितने भी राजनेता थे, जितने भी सामाजिक लोग थे, जितने भी सांस्कृतिक लोग थे, उन सभी लोगों को जेल में ठूसा गया था। उसकी प्रतिक्रिया थी 1975 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, तो उसमें हाँ सर रोशन जी, पूरे देश ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कैंप लगाया कि इंदिरा गांधी की सरकार को, तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसके लिए कैंप लगाया था, तब उखड़ी थी। दूसरी बात 2014 की बात आपने की। 2014 में 2004 से लेकर 14 तक माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ यही अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के नेतृत्व में रामलीला मैदान पर बैठकर पूरे देश को कैंप में बुला रहे थे और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना भ्रष्टाचार का और इस प्रकार की प्रवृत्ति का और देश विरोधी गतिविधियों का कांग्रेस के खिलाफ कि पूरा देश आंदोलित था कांग्रेस को हटाने के लिए। लेकिन उस पैटर्न पर अगर आप आज देखें 77 और 14 के चुनाव के पैटर्न पर भारत में कोई इस प्रकार का आंदोलन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। भारत में इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, कोई लोगों के बीच में इस प्रकार का विद्रोह या इस प्रकार की नफरत या उखाड़ी फेंकना है, इस प्रकार की कोई छटपटाहट आपको पूरे भारत में, मैं कह रहा हूं केवल उत्तर भारत नहीं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इस प्रकार की गतिविधि कम से कम आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ती। यही प्रमाण है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छवि को आज 10 साल के बाद भी बरकरार रखा है और अपने काम पर लोगों को, अब ये अलग विषय है कि काम अच्छा है या खराब है, किए हैं या नहीं किए। आप कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, भाजपा का आंकड़ा देखिए तो 10 करोड़ रोजगार का आंकड़ा लेके बैठे हैं, तो ये तो अलग डिबेट का विषय है। लेकिन विश्वास तो जनता का अगर न भी दिए हो तो विश्वास तो जनता का जीते हैं। अब विपक्ष को इस बात पर विचार करना चाहिए
कि क्या कारण है कि ये तो और बुरी बात है ना कि काम भी नहीं कर पा रहे हैं और जनता का विश्वास भी जीत रहे हैं। तब तो और विचारणीय विषय है विपक्ष के लिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है, विपक्ष की ऐसी कौन सी विफलता है जिसके कारण जनता भाजपा के सरकार को या मोदी सरकार के को बिना काम किए वोट देने के लिए पागल। ये तो और विचारणीय सवाल है। जी ठीक है सर, अभी क्योंकि आपको जी हाँ जी ठीक है सर, अभी के लिए चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन बहुत शुक्रिया करूंगा आप तीनों खास मेहमानों का, मनीष जी आपका, रोशन जी आपका, विनम्र सिंह जी आपका, अपने अपने एनालिसिस के लिए। आज वोटिंग भी चल रही है, परसेंटेज भी लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। 4 जून को पता लगेगा कि ये जो 7 चरणों में वोटिंग हुई अभी तक, चूंकि 5 चरण 2 चरण अभी बाकी हैं, 7 चरणों में जो वोटिंग होगी उसका नतीजा आखिर क्या आता है, चूंकि हर एक चरण का अपना अपना एनालिसिस सबका है। ये एनालिसिस कितना सही और कितना गलत साबित होगा, 4 तारीख का इंतजार इसके लिए करना होगा। आज की वोटिंग का परसेंटेज कहां तक पहुंचता है ये भी हम आखिर में आपको नतीजा बताएंगे।